अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। अब भारत से आने वाले सामान पर कुल टैक्स 50% हो गया है। नए 25% के अतिरिक्त टैक्स के साथ भारत अब ब्राजील के साथ उन देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है जिन पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैक्स लगाया है। इस पर ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले का बचाव किया। उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा करार दे दिया। कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता है, जिससे अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारतीय मार्केट में एंट्री करने में मुश्किल होती है। वहीं ट्रंप ने भारत पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। कहा, अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शंस आने वाले। प्रवीण सर, क्या है ये सेकेंडरी सैंक्शंस और क्या है पूरा ये मामला? नहीं, देखिए, ट्रंप ने कल जो एक दिन पहले जब उन्होंने ये बोला था कि अगले 24 घंटे में हम एक बड़ा टैरिफ का ऐलान करेंगे भारत के खिलाफ, और उसके बाद कल शाम को उन्होंने 25% का और टैरिफ बढ़ा दिया। कुल मिलाकर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया। और इसके साथ ही एक बड़ी जो है वो आफत कहें या बड़ी मुश्किल जो है वो पूरे के पूरे देश के सामने अब आके खड़ी हो गई, जहां अमेरिका और ट्रंप से निपटने की चुनौती अब भारत के पास है। कैसे निपटा जाए? सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लगातार सरकार इस बात के तौर तरीके ढूंढ रही है कि क्या निपटने के होंगे। सेकेंडरी टैरिफ मतलब किसी तीसरे मुल्क के जरिए होने वाला जो ट्रेड है उस पर लगाए जाने वाले टैरिफ हैं। रूस से जहाँ तक तेल का जो मसला है, जिसको लेके कि अमेरिका बार बार इस बात को आगाह कर रहा था कि अगर आप रूस से ऑयल की परचेज जारी रखते हैं तो हम आप पे कड़े टैरिफ लगाएंगे, और उस कड़ी में लगाए गए। उसमें अब खबर ये आ रही है कि जो सरकारी रिफाइनरीज हैं, जो OMCs हैं, उन्होंने रूस से अपने ऑयल परचेज को पॉज कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका चीन पर भी रूसी ऑयल खरीदने के एवज में या बदले में अब चीन पर भी और टैरिफ लगाए जा सकते हैं। फिलहाल तो उस पर 30% है ना सर? फिलहाल 30% का टैरिफ है जी। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक गोलबंदी को शुरू कर दिया है, जिसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं। एक रीअलाइनमेंट हमें दुनिया भर में दिखाई दे रहा है, भारत, चीन और रूस का जी। तो वो एक बड़ी चीज़ है जिस पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि सरकार अभी इस बात को लेके अड़ी हुई है कि हम इन टैरिफ की धमकियों और इन टैरिफ के जो ऐलान जो कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं, उसको लेके पीछे हटने वाले नहीं हैं। मोदी साहब का बयान भी कल आया है कि मछुआरों के लिए, किसानों के लिए हम जहाँ तक हर कोशिश करेंगे कि उनके साथ हम खड़ा होते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने तो बोला कि मैं किसानों के लिए, मछुआरों के लिए मैं खड़ा हूँ, अगर कुछ भी होता है तो वो मैं नुकसान झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं, देखिए, पूरे देश की फूड सिक्योरिटी का भी सवाल है। केवल और केवल सवाल इस बात का नहीं है कि आप एक सेक्टर को खोल रहे हैं, चाहे फार्म सेक्टर हो या आपका डेयरी सेक्टर हो। पूरा मसला आपकी एग्री आउटपुट का मसला है, मसला किसानों की आमदनी का भी है, और मसला ये है कि देश में आखिर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कैसे किया जाएगा। और इस चीज़ को अभी हम जिक्र अपने कार्यक्रमों में कर चुके हैं कि अगर एक बार आपकी डिपेंडेंसी हो गई या एक बार आपको सस्ता अनाज या सस्ते एग्री प्रोडक्ट्स मिलने लगे, तो भारत में किसान धीरे धीरे उनसे बाहर निकलना शुरू करते हैं। उन प्रोडक्ट से, मान लीजिए मक्का ही सस्ती आने लगती है, तो जो भारत के मक्का के किसान हैं वो आकर क्या करेंगे? भारत में दूध सस्ता आने लगता है, तो जो पूरा का पूरा जो डेयरी का जो पूरा भारत में स्ट्रक्चर है, लोग जानवर क्यों पालेंगे, लोग डेयरीज क्यों लगाएंगे? अगर सर, अभी मेरी बात एशिया अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट से बात हो रही थी। उन्होंने बहुत एक अच्छा वैलिड पॉइंट दिया। कहा कि विशाल जीएम क्रॉप्स की बात हो रही थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात हो रही थी, उससे जुड़ा हुआ मामला था, दूध से जुड़ा हुआ था। वो कह रही हैं कि वो पता नहीं चल पाता है कि वेजिटेरियन दूध है या नॉन वेजिटेरियन दूध है। उसका जो दिक्कत है, उसका जो रिपरकशंस देखने को मिलेगा, यहाँ तो हाहाकार मच जाएगा, दूध पर भी अब सवाल उठने लग जाएगा। जिस तरह से मैं इस कहानी में तिरुपति बालाजी वाला मैटर भी जोड़ना चाहूँगा। जिस तरह से कहा गया था कि उनके लड्डू में जो नॉन वेजिटेरियन या एनिमल वाला जो ऑयल मिल गया था, फैट घी में जो आरोप लगाए गए थे, वैसा मामला अगर छिड़ गया तो फिर तो और बवाल होना नहीं। तो भारत में तो ये मसला बहुत सेंसिटिव है। भारत दुनिया के उन मुल्कों में नहीं है जहाँ पे कि 100% आबादी जो है वो नॉन वेज है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो या दूसरे मुल्क हो। भारत दुनिया के कम ही मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे वेजिटेरियन फूड को लेके इतनी ज़्यादा आप कहें कि सेंसिटिविटी देखी जाती है।
और आप याद करेंगे फूड को लेके, अगर 1857 की अगर आप क्रांति को देखेंगे, उसकी जड़ में क्या था? उसकी जड़ में यही चीज़ थी कि कारतूसों में गाय की चर्बी लगी हुई थी। तो वो जैसा कहा जाता, उस क्रांति की शुरुआत ही इस वजह से हुई, जो अंग्रेजी सेना में जो सैनिक थे भारतीय, उनको ये कहा गया कि आप गाय की चर्बी से लगे हुए कारतूसों में पहले आपको चर्बी हटानी है, उसके बाद आप कारतूस को फायर करेंगे। इस पे पूरा विद्रोह हो गया, लाखों हजारों लोग मारे गए, या पूरा एक आज़ादी का आंदोलन खड़ा हुआ। खैर, तो कुल मिला के चीज़ें इतनी सेंसिटिव हैं। सरकार फार्म सेक्टर को लेके एक बार जब बिल लेके आई थी, उस पे सरकार के हाथ जले। एग्जैक्टली सर। अब सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। हर साल, हर 2-4-6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। सरकार इतना बड़ा रिस्क उठा नहीं सकती कि आपको पूरा एक्सेस दे दे विचार। अब प्रवीण सर, इस कहानी में अब गोल्डमैन सैक्स को भी लाने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो टैरिफ अनसर्टेनिटीज़ है और जिस तरह से जो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, इससे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की भी चिंताएं सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जीडीपी में 0.3% की गिरावट आ सकती है। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसका आप न्यूज़ रूम में हवाला भी दे रहे थे, उसमें आप कह रहे हैं कि 1.1% का डिक्लाइन आ सकता है जीडीपी में। फिलहाल सर 6.5% की दर से हम बढ़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं। अगर ये होता हुआ नजर आएगा तो क्या 5.4% की दर से हम लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे, या ये कितनी चिंताजनक वाली बात है, ये आप समझेंगे? नहीं, बिल्कुल ये चिंताजनक सबसे ज़्यादा बात यही है। 50, देखिए मसला ये है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में ये डेडलॉक टूटेगा? क्या भारत और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील हो पाएगी, या दोनों देश अपने अपने मोर्चे पर एडामेंट रहेंगे? भारत कितनी रियायत आखिर में असल उसमें दे सकता है? मसला है तकरीबन 40-50 बिलियन डॉलर के ट्रेड का, जो झटका लगेगा। अब मतलब ये $0.5 ट्रिलियन का मामला हो गया। तो इकोनॉमी को, अगर हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $3.25 ट्रिलियन के लगभग है, उसमें आपको $50 बिलियन का आपको झटका लग सकता है, सिर्फ इस ट्रेड की वजह से। सालाना लगेगा ना? सालाना ये जो झटका है वो हो सकता है। ये झटका फिर ट्रांसलेट होगा आपकी इकोनॉमी में। तो वो जो एक ब्लूमबर्ग की जो खबर है, उस हिसाब से जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये 1.1% तक जीडीपी का झटका हो सकता है जी। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे आरबीआई की, एमपीसी की जी। आरबीआई ने अभी तक का जो अपना अनुमान दिया है, कल शाम को 25% एडिशनल टैरिफ का ऐलान होने से पहले, तब वो 6.5% की बता रहे थे कि इतनी ग्रोथ भारत की इस फिस्कल में रहेगी। लेकिन तब तक इतनी अनसर्टेनिटी नहीं थी, और ये बात बार बार आ रही थी, या मैंने बार बार कही कि आरबीआई अब वेट करेगा। ये सवाल उठा था, आपने भी उठाया कि आखिर रेट कट क्यों नहीं किया गया, जबकि महंगाई एकदम निचले लेवल पर 2.16। उसकी वजह यही थी, और जो मैंने बताया कि आखिर आरबीआई को अब ये देखना है कि इस पूरे टैरिफ की अनसर्टेनिटी में इकोनॉमी शक्ल क्या लेती है। अगर 1.1% का झटका अगर इकोनॉमी को लगता हुआ दिखेगा, और आप समझिए कि अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर में जब अगली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक होगी, और अगर ये चीज़ें यथावत रहीं, तो आरबीआई को फिर विचार करना पड़ सकता है कि अब ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है। क्या 0.25% या 25 बीपीएस की कटौती अब ज़रूरी है? तो इस हिसाब से रेट कट के अब फैसले होंगे, लेकिन इकोनॉमी के सामने, पूरे के पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर के सामने, और सबसे गंभीर बात यह है कि जॉब्स के मामले में अब एक गंभीर चिंता खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, ज्वेलरीज, लेदर, बिल्कुल, वहाँ पे चाहे ऑटो कंपोनेंट हो, वहाँ पे अब नौकरियों को लेके संकट आ सकता है। नौकरियों के संकट की आपने बात की सर, तो ये संकट अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ जिस तरह से कहा जा रहा है कि सर स्टील, एल्यूमिनियम और तमाम प्रोडक्ट्स पर 50% का जो टैरिफ लगा है, वहाँ भी प्रोडक्शन पूरी तरह से हॉल्ट हो गया है। लोग अब कह रहे हैं कि भाई इस दर पे तो हम लोग बिजनेस कर भी नहीं पाएंगे। तो वहाँ भी नौकरियों की को लेकर जो चुनौती है सर, वो भी बरकरार होती हुई नजर आ रही है। दूसरी खबर सर कि कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं जहाँ अमेरिका की जो हालात है उसकी कुछ अच्छी तस्वीर पेश नहीं होती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से आप ये टैरिफ वाला जो खेल खेल रहे हैं, उससे हर एक अमेरिकी पर करीबन 2400 से लेकर $2700 प्रति फैमिली असर पड़ सकता है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें सर इंडियन रुपये में, तो कहा जा रहा है कि 2 से ढाई लाख रुपए प्रति परिवार पर जो है बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा। सबसे ज़्यादा मार कहा जा रहा है कि निम्न और मध्यम वर्ग आय वाले जो लोग हैं उन पर पड़ता हुआ दिखेगा। तो क्या जिस तरह से आप कहते भी हैं सर कि अमेरिका में जो हाइपर इन्फ्लेशन वाला मामला है वो सबसे चरम पर, इकॉनमी जो है जिस तरह से अभी 1 डिजिट के आसपास में है, अब तो अमेरिका कैसे अपना वे आउट निकालेगा सर?
अमेरिका तो अब जो ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे ही जो टैरिफ इम्प्लीमेंट हुए हैं, हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो इन्फ्लो शुरू हो गया अमेरिकन इकॉनमी में। अब उस जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो टैरिफ के फॉर्म में अमेरिका में आ रहे हैं, क्या उससे आम आदमी को राहत मिल रही है? एक बात। दूसरी बात, जो महंगाई आएगी, क्या सरकार सामानों पे सब्सिडी देना शुरू करेगी? अमेरिका में क्या सरकार एक तो वो बेरोजगारी भत्ता वगैरह जो मिलता है, क्या सरकार वहाँ जो सामान है, जैसे चीन ने शुरू किया कि एक स्टिमुलस पैकेज 400 बिलियन 500 बिलियन डॉलर का डाला कि आप सामान खरीदिए, पैसा सरकार देगी। क्या सरकार को वहाँ अमेरिका में इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे? तो ये एक बड़ी उल्टी और विचित्र सी स्थिति अमेरिका में भी क्रिएट हो सकती है अगर चीज़ें सब इसी तरह रहें। चलिए, दूसरी चीज़, एक जो बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जहाँ तक भारत की इकॉनमी का सवाल है, जो रीअलाइनमेंट अब दिखाई दे रहा है उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं जी। देखिए, एक तो अजीत डोवाल मॉस्को हैं। अजीत डोवाल मॉस्को गए और पूरा का पूरा ऐसे दौर में गए जब ये पूरा हलचल मची हुई है, और अब खबर ये आ रही है कि इसी महीने के आखिर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भारत आ सकते हैं। तो ये एक बेहद अहम घटनाक्रम है, क्योंकि भारत माना ये जा रहा है कि जो सुखोई 52 है, SU-52, उसकी डील कर सकता है रूस के साथ। F-35 को हम लोगों ने मना बिल्कुल कर दिया। F-35 को लेके जो अमेरिका की एक बड़ी डिमांड थी कि आप F-35 खरीदिए, भारत ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। एक मसला ये, एक पॉइंट ये बड़ा है। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि इसी महीने के आखिर में SCO की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी चीन जाने वाले, बीजिंग जाने वाले। 7 साल में उनका पहला दौरा ये होगा, और वहाँ बड़ी संभावना इस बात की है कि शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होगी। जब दो देश के और बहुत लंबे अंतराल बाद जब बैठेंगे, तो हो सकता है कि ट्रेड पर और इस तरह की चीज़ों का हल कैसे निकाला जाए, इसकी चर्चा हो सकती है विशाल जी।